कक्षा 10वीं विषय हिंदी और पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पाठ संख्या 10 से। पाठ का शीर्षक नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। अब जब पूरे पाठ को हम लोग पढ़ लेते हैं तो सूक्ष्म दृष्टि डालने पर हम छोटे छोटे प्रश्न बना लेते हैं, और जब इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढ लेते हैं तो हमें आसानी होती है बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने में, क्योंकि हमने बारीकी से पूरे पाठ के आधार पर छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर तैयार किए। अब सबसे पहला प्रश्न शीर्षक पर, नेताजी का चश्मा। विदित है कि कस्बे की नगरपालिका के अधिकारियों के द्वारा बैठक में तय की गई कि कस्बे के प्रमुख चौराहे पर, प्रमुख बाजार के प्रमुख चौराहे पर किसी महापुरुष की प्रतिमा लगवाई जाए। कई नाम आए, लेकिन सर्वसम्मत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आम सहमति बनी। प्रश्न उठता है कि हम महापुरुषों की प्रतिमा क्यों लगाते हैं। सबसे पहली बात, उस महापुरुष के अवदान के प्रति, कृतित्व और व्यक्तित्व के प्रति, उनके जीवन दर्शन और अविस्मरणीय योगदान के प्रति हम श्रद्धा निवेदित कर सकें, तो यह हुआ पहला कारण, श्रद्धा निवेदन। दूसरा, उनके जीवन दर्शन से हमें शिक्षा प्राप्त हो, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा प्राप्त हो, हम उनके जीवन दर्शन से प्रेरित हो सकें। अगर कोई विदेशी आवें तो उन्हें भी उस महापुरुष के जीवन दर्शन के प्रति जानने की इच्छा जगे, जिज्ञासा हो, और भौतिकता कि उस चौराहे का सौंदर्यीकरण हो। एक साथ कई सारे उद्देश्य हुआ करते हैं किसी महापुरुष की प्रतिमा लगाने के पीछे। अब इस पाठ को जो लिखा स्वयं प्रकाश जी ने, उनका भी कुछ उद्देश्य था कि इस पाठ के माध्यम से पाठक वृंद, विद्यार्थीगण, आम जनमानस महापुरुष के योगदान को जान सके, नेताजी के योगदान को जान सके। तो पहले शीर्षक पर ही विचार कर ले, नेता शब्द जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नेता कहने से तमाम नेताओं का बोध होता है। देश में बहुत सारे नेता हैं, जातिवाचक संज्ञा नेता। लेकिन यहाँ शीर्षक में नेताजी शब्द खास व्यक्ति के लिए आया।
और वो आया है सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में रूपांतरण हुआ। तो यहाँ नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग पूछें तो पुल्लिंग, वचन पूछें तो एक वचन, कारक पूछें तो का विभक्ति लगी हुई है, संबंध कारक। अब थोड़ी सी चर्चा लेखक के प्रति। लेखक ने राजस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और राजस्थान के ही एक प्रसिद्ध बड़े औद्योगिक घराने में, औद्योगिक प्रतिष्ठान में अभियंता के पद पर नौकरी करने लगे। अपने दायित्वों का कुशल निर्वहन करते हुए उन्होंने अंत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ गए। वहीं इन दिनों रह रहे और एक पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं, तो आपका उत्तर होगा वसुधा। दूसरा प्रश्न, लेखक ने अभियंत्रण की पढ़ाई के उपरांत अभियंता के पद पर नौकरी की, शिखर पर चढ़ते गए, लेकिन साहित्य साधना साथ चली। तो उन्होंने अपने साहित्य में किस वर्ग के जीवन के कुशल उद्घाटक रहे हैं, मतलब किस वर्ग के जीवन के कुशल चितेरे हैं स्वयं प्रकाश जी? उत्तर होगा मध्य वर्ग। अब हर कथाकार की एक शैली होती है, इसलिए तो अंग्रेजी में लोग कहते हैं स्टाइल इज दी मैन। शैली ही व्यक्तित्व है। तो स्वयं प्रकाश की कहानियों की शैली क्या है? छोटा सा उत्तर है रोचक किस्सा गोई। अब हम आगे देखेंगे इनकी जो कहानियां हैं लेखक की, स्वयं प्रकाश की, किस परंपरा को समृद्ध करती हैं, वाचिक परंपरा को। अब देखिए, अक्सर हम देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने एक बार कहा, मान लिया इतने वर्षों की आज़ादी में आपको कुछ नहीं मिला। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लंबा समय गुजरा। हर पीढ़ी के लोग कभी कभी कहते हैं कि मैं तो ठगा सा महसूस करता हूँ, मुझे क्या मिला। लेने की बात तो सभी करते हैं, अधिकार की बात तो सभी करते हैं, कर्तव्य की बात कितने लोग करते हैं, कर्मशीलता की बात कितने लोग करते हैं। तो इसी को रेखांकित करते हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा, कहा, मान लिया इतने वर्षों की आज़ादी में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन इतने वर्षों की आज़ादी में आपने देश को क्या दिया। तो हमारे साथ हमारा कर्तव्य भी चलता है। उपदेश देना, भाषण देना सरल कहा जा सकता है, आसान कहा जा सकता है, लेकिन उदाहरण बन करके दिखाना कठिन है। तो उपदेश से उदाहरण अच्छा। अगर हमारे जीवन से किसी को कुछ सीख मिलती है, अगर हम किसी के लिए उदाहरण बनते हैं, किसी के लिए हम प्रेरक स्तंभ बनते हैं, तो हमारे लिए
जीवन की सफलता की बात होती है। तो स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानियों में वाचिक परंपरा को समृद्ध किया है और आगे उन्होंने बताया है देश केवल क्या नहीं होता। आप भारत के मानचित्र को देखिए, अपने देश के मानचित्र को देखिए, यह केवल चारों ओर सीमाओं से घिरे हुए भूभाग का नाम ही नहीं होता है। क्या होता है? आखिर देश कैसे बनता है? लेखक ने सरल शब्दों में इसका समाधान सुझाया। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों आदि से। तो मतलब भाईचारा हो, त्याग की भावना हो, मेल मिलाप हो, सहअस्तित्व की भावना हो, त्याग और क्षमा की बात हो, प्रेम और सौहार्द की बात हो, करुणा दया के वातावरण हो, तो फिर कौन पीछे रहेगा? आपको याद होगा गांधी जी के 3 गुरु थे और वो 3 बंदर थे। एक ने आंखें बंद कर रखी थीं, एक ने मुंह को बंद कर रखा था, एक ने अपने कानों को बंद कर रखा था। संकेत, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अगर एक और बंदर होता जो अपने हृदय पर हाथ रखता, मतलब बुरा मत सोचो, है ना? आपने कभी पढ़ा होगा, जो तो को कांटा बुबे ताहे बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। हम क्यों किसी का अहित सोचें, बुरा सोचें, भला क्यों नहीं सोचें? शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की ओर हम अग्रसर क्यों ना? तो अगला बिंदु है देशभक्ति क्या है। तो पहले तो छोटा सा उत्तर, देश के प्रति भक्ति ही देशभक्ति है। लेकिन आगे देश के भूभाग और इसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। प्रश्न उठता है कि देशभक्ति के लिए क्या क्या समर्पण करना पड़ता है? सहज उत्तर है, देशभक्ति के लिए तन मन धन और जीवन समर्पण करना पड़ता है। आपने कभी रामावतार त्यागी की कविता पढ़ी हो? लिखा है कविवर रामावतार त्यागी ने, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो तन मन धन जीवन समर्पण करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, अर्पित करना पड़ता है, न्यौछावर करना पड़ता है, तब जा करके कहीं देशभक्ति की बात बन पाती है। देश कैसे बनता है? देश के लिए क्या चाहिए? तो यह तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन से आप और भी आसानी से बता सकते हैं कि देश बनता है एक निश्चित भूभाग से, जनसंख्या से, सरकार से और संप्रभुता से। ये 4 तत्व होने चाहिए देश के लिए, राज्य के लिए, है ना? तब जाकर के देश बनता है।
इसी परंपरा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने पहले बताया कि नेताजी का चश्मा शीर्षक जो उसमें नेताजी कौन संज्ञा है, तो अब तो आप सहज ही बता सकते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर पूछ दे कि इसमें नेताजी का पद परिचय दीजिए, तो पद परिचय मतलब व्याकरणिक परिचय, कि पहले संज्ञा की दृष्टि से देखिए कौन संज्ञा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने देखा। पुल्लिंग है यह क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का बोध हो रहा है इससे। एक वचन है यह क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का बोध हो रहा है, एक आदमी। और इसमें का विभक्ति लगी हुई है इसलिए संबंध कारक है। अब चश्मा का लिंग विभक्ति के आधार पर तय कीजिए। नेताजी का चश्मा का, इसलिए पुल्लिंग। अब यह जो कहानी है नेताजी का चश्मा, यह कहानी क्या रेखांकित करती है? यह कहानी हमें आकृष्ट करती है, रेखांकित करती है, बताती है कि कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को, है ना, यह कहानी रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। और कहानी यह भी कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हमने एक बार पहले भी कहा था कि जब श्री राम लंका पर आक्रमण करने वाले थे, चढ़ाई करने वाले थे माता सीता के उद्धार के लिए, तो सेतुबंध बनाया जा रहा था समुद्र पर, सेतु बंधन। बड़े बड़े शिलाखंड लाए जा रहे थे बंदर और भालुओं के द्वारा। एक गिलहरी की नज़र पड़ी, सोचा कि राम भगवान दुखी हैं, क्यों नहीं मैं भी उनके इस शुभ काम में, समुद्र पर जो सेतु बंधन हो रहा है उसमें हम भी अपना योगदान दें। वह कैसे बड़े बड़े शिलाखंड ला सकती थी, लेकिन जी नहीं। लोग कहते हैं ना कि हाथी को मन भर चींटी को कन भर। हमारी जो क्षमता उसी के अनुरूप सेवा करें, योगदान दें, अपनी भूमिका का निर्वाह करें। तो वह गिलहरी अपने मुंह में छोटे छोटे कंकर को लेकर के आती थी और समुद्र के तट पर छोड़ देती थी। और इस क्रम में, आने जाने के क्रम में, वह कई बार कई बंदर भालू के पैर के नीचे आते आते दबी। बंदर भालू का संतुलन बिगड़ जाता था। एक बार एक बंदर को बड़ा क्रोध आया, उसने गिलहरी पकड़ ली, उठा ली अपनी हथेली पर और दूर उसने फेंक दिया उसको। दूर में बैठे हुए एक जगह श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, ये सब विभीषण मुआयना कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। गिलहरी भगवान राम की गोद में जाकर गिरी। भगवान राम ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा, स्नेह से। लोग कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार न सके है कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। तो जिसके रक्षक भगवान है उसको कौन मार सकता है? तो इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया कि गिलहरी के माध्यम से आपने यह देखा कि हम छोटा ही काम क्यों न करें, लेकिन नेक काम करें, आस्था से काम करें, श्रद्धा और विश्वास से काम करें, है ना। हालदार साहब कस्बे से कब गुजरते थे? कंपनी के काम से हर 15वें दिन वो कस्बे से गुजरा करते थे। नेताजी की मूर्ति जो बनवाई गई, किसके द्वारा बनवाई गई, किसने बनवाई? नगर पालिका वालों ने, नगर पालिका के अधिकारियों ने, सदस्यों ने। अब नेताजी की मूर्ति किसने बनाई? आपने पढ़ा होगा कि कस्बे के इकलौते, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, मान लीजिए मतलब उनका नाम मान लीजिए। मूर्ति किससे बनी थी?
या किसकी, अब किसकी बनी थी मतलब नेताजी की नहीं, क्योंकि नेताजी के का उल्लेख करेंगे अगर प्रश्न में तब हो जाएगा किनकी बनी थी, आदर सूचक सर्वनाम। तो किससे बनी थी? संगमरमर से। और यह मूर्ति कहाँ लगाई गई? कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। अब आपने इतना तो देखा। अब देखिए, जब हालदार साहब के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैसे बदल जाता है, तो कभी देखा उन्होंने चौड़े फ्रेम का, कभी देखा पतले फ्रेम का, कभी देखा तार के फ्रेम का। कहा कि ये मूर्ति संगमरमर की मूर्ति रियल, ये पत्थर का, ये पत्थर की मूर्ति और चश्मा रियल, यह कैसे है, कैसे हो जाता है? आखिर मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा बदल लेती है, क्या माजरा है? तो चौराहे के किनारे में एक दुकान थी पान वाले की। हालदार साहब को पान खाने की आदत थी। उन्होंने अपनी जीप रुकवाई और पहुंच गए पान वाले के पास। कहा भाई क्या माजरा है, ये कैसे होता है, कौन ऐसा करता है? पान वाले की टिप्पणी हालांकि अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा पूरी हुई कि एक कैप्टन है जो फेरी वाला है, चश्मे वाला है, वह घूम घूम करके चश्मे बेचता है, उसकी कोई दुकान नहीं है, एक छोटी सी संदूक सी उसके हाथ में है और एक बांस दंड पर में ऊपरी भाग में चश्मे कुछ लगे हुए हैं, लंगड़ा है ना, विकलांग है शरीर से, तो वो ऐसा करता है। क्यों करता है? हंसते हुए पहले तो जब लेखक ने जिज्ञासा की, हालदार साहब ने जिज्ञासा की, भाई वो किसी फौज का कैप्टन था क्या? अरे क्या जाएगा लंगड़ा फौज में, पागल है पागल। अब ऐसी जो टिप्पणी हुई किसी को भी तकलीफ होगी, है ना, कि देश के लिए, देश के महापुरुषों के लिए जिसने अपना जीवन होम कर दिया, त्याग में लगा दिया, और लोग ऐसे लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं। आज भी कई लोग विश्वास नहीं करते, कटाक्ष करते हैं। यहाँ भी पान वाले की टिप्पणी हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी, है ना। लेकिन उसने बताया आगे कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर वह चश्मा लगा देता है, कोई ग्राहक आता है और उसे वही फ्रेम अच्छा लगता है, कहता है कि हमें वैसा ही फ्रेम दो। लेकिन अगर वैसा फ्रेम और उसके पास में नहीं होता रहता तो नेताजी की मूर्ति की आंखों पर से वह फ्रेम उतार करके, चश्मा उतार करके वह ग्राहक को दे देता था और दूसरा चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देता था। और ऐसा करते हुए वो मन ही मन नेताजी से क्षमा याचना भी कर लेता था कि मजबूरी है नेताजी, माफ़ करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि नेताजी की मूर्ति कैप्टन के लिए शोकेस थी कि ग्राहक को वह पसंद आ जाए तो वैसा अगर है उसके पास हो तो निकाल करके दे अपनी संदूकी से, अथवा नहीं है तो नेताजी की आंखों पर से उतार करके दे दे और दूसरा चश्मा लगा दे। लेकिन वही हालदार साहब एक बार जब आ रहे थे, यह क्रम तो 2 सालों तक चला उनका आते जाते रहना उस रास्ते से, तो एक बार देखा करे नेताजी की मूर्ति की आंखों पर में चश्मा है ही नहीं। कहा क्या माजरा, आज क्यों नहीं है? क्या कैप्टन भूल गया लगाना, या वो बीमार है, कहीं चला गया है, कुछ तो कारण होगा। तो हालदार साहब कारण जानना चाहते थे, फिर पान वाले के पास पहुंच गए,
अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी। इस बार देखा हवलदार साहब ने कि पान वाले की आंखें नम हो आई हैं, है ना, गमगीन हो गया। कहा कि साहब कैप्टन मर गया। अब सोचिए, उसने छोटी सी बात कही और उसकी आंखें नम हो गई, तो मृत्यु एक ऐसी घड़ी होती है जहाँ कभी कभी दुश्मन भी सिर झुका लेते हैं। अगर उसमें सहृदयता हो तो, मानवता हो तो भले ही पान वाले ने पहले व्यंग्य किया था, ठिठोली कसी थी, उपहास किया था, मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार हवलदार साहब ने देखा कि उसकी आंखें नम हो आई। अब प्रश्न उठता है कि नेताजी की आंखों पर मूर्ति लगी क्यों नहीं थी? कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि मूर्तिकार ने यह सोचा हो कि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा शीशा वाला कैसे होगा, और अगर संगमरमर का ही चश्मा बना दिया तो कैसा लगेगा, है ना। शायद इस उधेड़-बुन में उसने नहीं बनाया हो, शायद उसे आता ही न हो चश्मा बनाना, शायद वह चश्मा बनाना उसने प्रारंभ किया हो और हथौड़ी छेनी की चोट जोर से पड़ गई हो, चश्मा टूट गया हो। तो आप कल्पना कर सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। तो अगली बार जब हवलदार साहब उस कस्बे के चौराहे से गुजरने वाले थे तो पहले ही रास्ते में उन्होंने तय किया कि इस बार मूर्ति की ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि चौराहे पर आते ही आदतन उनकी आंखें घूम जाती थी मूर्ति की तरफ, वो मुड़ जाते थे, देखने लगते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि जब कैप्टन रहा ही नहीं तो चश्मा कौन पहनाएगा, चश्मा नहीं होगा नेताजी की मूर्ति की आंखों पर। लेकिन ठीक जब चौराहे पर उनकी गाड़ी आई, आदतन उनकी नज़र फिर घूम गई, है ना। बिहारी का दोहा है ना, बिहारी लाल का, यह मुँह जोड़ कुरंगले ऐचत ही चली जाए। कभी कभी नहीं चाहते हुए भी आदतन आंखें मुड़ जाती हैं, तो मुड़ गई आंखें उनकी चौराहे पर नेताजी की मूर्ति की तरफ। चौंक गए, अरे सरकंडे का चश्मा लगा हुआ। बच्चे खेल खेल में बना डालते हैं खेलने के लिए। तो बच्चों ने जब देखा, सोचा कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की कैसे लग रही है, कैसी लग रही है, तो सरकंडे का चश्मा, खेल खेल में बनाया हुआ चश्मा नेताजी की मूर्ति की आंखों पर पहना दी गई। भले वह सरकंडे का ही चश्मा था, लेकिन नेताजी की मूर्ति की आंखें बिना चश्मे के तो नहीं थी। तो यहीं पर लेखक कहता है कि देशभक्त की भावना केवल बूढ़े में, युवक में, बड़े बुजुर्ग में, है, समझदारों में, पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं होती, यह बच्चे में भी होती है। हर उस इंसान में होती है जो देश के बारे में सोचता है। तो यह है देशभक्ति, यह है बच्चों की भावना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हवलदार साहब किस प्रकार से गुजरने के क्रम में, कस्बे से गुजरने के क्रम में, उस चौराहे से गुजरने के क्रम में नेताजी की मूर्ति की तरफ देखा करते थे। आपसे कोई पूछ देगा कि नेताजी की जो प्रतिमा बनी थी वो कितनी ऊंची थी? अगर आपने पाठ को बारीकी से पढ़ा तो आप
शीघ्र उत्तर देंगे 2 फुट ऊंची। तो इस प्रकार से आप ऐसे ही प्रश्नों को तलाशेंगे, बनाएंगे, उत्तर तैयार करेंगे। धन्यवाद।